चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा आदि के संबंध में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही दोनों पक्ष रक्षा सहयोग और प्रौद्योगिकी साझाकरण के लिए फ्रेमवर्क समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणालियां और पनडुब्बी निर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है। भारत ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन में शीघ्र शामिल होने के इंडोनेशिया के फैसले का भी स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंध के विषय में जानते हैं तो दोनों देश बांडुंग सम्मेलन 1955 में शामिल हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 की स्थापना हुई थी। व्यापार तो वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 29.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। सैन्य अभ्यास तो समुद्र शक्ति अभ्यास, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अभ्यास आदि। भारत के लिए इंडोनेशिया का महत्व जानते हैं तो भू आर्थिक, इंडोनेशिया आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत इंडोनेशिया से मुख्य रूप से कोयला, पाम ऑयल और रबड़ आयात करता है। भारत इंडोनेशिया को मुख्य रूप से रिफाइंड पेट्रोलियम, दूरसंचार उपकरण और कृषि उत्पाद निर्यात करता है। भू राजनीतिक तो दोनों देश ब्रिक्स यानी G20, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे समूह के सदस्य हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत महासागर पहल तथा इंडोनेशिया के ग्लोबल मैरीटाइम फलक्रम विजन में परस्पर समन्वय है। यह समन्वय भू राजनीतिक संलग्नता को बढ़ावा देता है। भू रणनीतिक तो इंडोनेशिया रणनीतिक रूप से हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित है, इसलिए यह भारत की सागर पहल के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबंग पतन तक पहुंच भारत के लिए मलक्का जलतंत्र मध्य के माध्यम से सुरक्षित व्यापार को सुनिश्चित करेगी, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में भी मदद करेगी। सांस्कृतिक महत्व तो इंडोनेशिया की संस्कृति पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। इंडोनेशिया की कला और लोक कथाओं में रामायण एवं महाभारत की गहरी छाप देखने को मिलती है, जिसने दोनों देशों के लिए लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत बनाया है। फिर आती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने गाइडेंस ऑन अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भूमि, जल और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए OECMS के माध्यम से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। OECM पद पहली बार 2010 में जैव विविधता कन्वेंशन द्वारा स्थापित आईची जैव विविधता लक्ष्य में प्रस्तुत किया गया था। इसकी आधिकारिक परिभाषा को CBD ने 2018 में COP 14 में अपनाया था। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स के विषय में जानते हैं तो ये संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। इसका संचालन प्रबंधन जैव विविधता के स्वस्थानीय यानी इन सीटू संरक्षण के लिए दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इनके तहत संबंध पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और सेवाओं का संरक्षण किया जाता है। साथ ही जहां तक संभव हो स्थानीय रूप से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रासंगिक घटकों का संरक्षण करना भी शामिल होता है। संरक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित या संरक्षित क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्र को OECM के रूप में चिन्हित या रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। ये वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य 3 को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। इस लक्ष्य के तहत 2030 तक स्थलीय व अंतर्देशीय जल क्षेत्र और तटीय एवं समुद्री क्षेत्रों का कम से कम 30% संरक्षण करना निर्धारित किया गया है। इनका संचालन सरकारी एजेंसी, निजी समूह जैसे NGOs, देशज लोगों, स्थानीय समुदाय या साझा व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है। OECMS संरक्षित क्षेत्रों से किस प्रकार अलग है तो संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन किसी निर्धारित क्षेत्र के भीतर जैव विविधता संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य से किया जाता है, जैसे लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए पर्यावासों का संरक्षण करना। इसके विपरीत OECMS को अलग अलग देशों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे संरक्षण संबंधी परिणामों को हासिल करते हुए सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्रों को संरक्षित करना। इसका महत्व देखते हैं तो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावास और वन्यजीव गलियारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित कृषि क्षेत्र, वन और चारागाह भूमि के पुनरुद्धार में मदद मिलती है। संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनर्बहाली में मदद मिलती है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को सुनिश्चित करने में सहायक है, जैसे कि जल स्रोतों, जल निकायों व जलभृतों का पुनरुद्धार और भूजल स्तर में सुधार, कृषि जैव विविधता का संरक्षण और बढ़ावा, जिससे खाद्य एवं
पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है आदि। खतरों का सामना करने की क्षमता में वृद्धि होती है और विकसित भू परिदृश्यों में बिखरे हुए या अलग थलग पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्सों को बनाए रखने और उन्हें जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। अगली न्यूज़ है, इंदौर और उदयपुर विश्व की 31 वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की सूची में शामिल हुए। तो इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर बन गए हैं। यह सूची आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन के तहत है। इंदौर तो सिरपुर झील नामक रामसर साइट को जल पक्षियों की अधिक संख्या के लिए मान्यता दी गई है। इस साइट को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। उदयपुर यह शहर 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है। WCA के विषय में जानते हैं, यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। यह अपनी प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्र भूमियों को महत्व देने वाले शहरों को अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक प्रचार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। तो इसे उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन 2015 के COP12 में अनुमोदित किया गया था। यह मान्यता 6 वर्षों के लिए वैध होती है। इसे नवीनीकृत करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शहर सभी 6 मानदंडों को पूरा करता रहे। वो देखते हैं कौन से 6 मानदंड है। तो पहला है, शहर के अधिकार क्षेत्र के भीतर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने वाली रामसर साइट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हों। तीसरा मानदंड है, आर्द्रभूमियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन के लिए उपायों को लागू किया गया हो। चौथा है, आर्द्रभूमि से संबंधित योजनाओं को शहरी भूमि उपयोग संबंधी निर्णयों में एकीकृत किया जाता हो। पांचवा, आर्द्रभूमियों पर जन जागरूकता का प्रसार किया जाता हो और आर्द्रभूमि से संबंधित निर्णयों में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित की जाती हो। और छठा है, आर्द्रभूमि प्रबंधन और रामसर मान्यता के लिए स्थानीय समिति की स्थापना की गई हो। रामसर कन्वेंशन के विषय में देखते हैं, ये एक अंतर सरकारी संधि है। संधि आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह संधि 1971 में अपनाई गई थी और 1975 में लागू हुई थी। वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट्स हैं। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का महत्व देखते हैं, तो यह शहरी और उपशहरी आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं उनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही यह स्थानीय आबादी के लिए सतत सामाजिक आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करता है। यह मान्यता आर्द्रभूमियों के पास स्थित शहरों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के निकटस्थ और उन पर निर्भर शहरों को इन अमूल्य पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ अपने सकारात्मक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह मान्यता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अमृत धरोहर पहल के कार्यान्वयन में मदद करेगी। नेक्स्ट है, संशोधित वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव साइबेरिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है। तो वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल नेविगेशन, दिशा और स्थित संदर्भ प्रणालियों के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल है। इन सुविधाओं के लिए यह मॉडल पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। इस मॉडल को हर 5 साल में अपडेट किया जाता है ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के साथ इसे व्यवस्थित किया जा सके। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस जियोग्राफिक सेंटर द्वारा तैयार किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का स्थानांतरण, तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वह दिशा है जिस ओर कंपास की सुई तब इशारा करती है जब वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होती है। वहीं भौगोलिक उत्तर वह स्थान या बिंदु है जहां उत्तर में देशांतर रेखाएं, मध्यमान रेखाएं मिलती हैं। ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने से 2 प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की खोज सबसे पहले 1831 में अन्वेषक जेम्स क्लार्क रॉस ने की थी। तब से यह धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहा है। बीते 100 वर्षों में इसका स्थान कनाडा से साइबेरिया यानी रूस की ओर स्थानांतरित हुआ है। 2000 के दशक में यह प्रतिवर्ष 31 मील तक खिसकने लगा था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में यह गति धीमी हो गई है। चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति समय के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलावों के कारण धीरे धीरे बदलती रहती है। चुंबकीय दिक्पात समय के साथ किसी स्थान पर बदलता रहता है। चुंबकीय दिक्पात चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तर के बीच का कोण है। कभी कभी चुंबकीय ध्रुव पोल रिवर्सल से गुजरते हैं, यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव परस्पर स्थान बदल देते हैं। पोलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स के अनुसार पिछले 83 मिलियन वर्षों में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव 183 बार परस्पर स्थान बदल चुके हैं। संभावित प्रभाव, तो नेविगेशन सिस्टम में त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, प्रवासी प्रजातियों की उड़ान दिशा में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और सौर तूफानों से सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं आदि। ठीक है। अब देखते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर का उपयोग अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं। तो इस निर्णय में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महेश विजय केस 2016 में अपने फैसले को फिर से दोहराया।
इस फैसले में कहा गया था कि प्रार्थना या धार्मिक प्रवचन के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। महेश विजय केस 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्च ऑफ गॉड केस 2000 का हवाला दिया। इस केस में निर्णय दिया गया था कि लाउड स्पीकर का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25 के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण के बारे में जानते हैं। तो भारतीय न्यायपालिका अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का उपयोग धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में निर्णय देने के लिए करती है। इससे कोर्ट को यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कौन सी धार्मिक प्रथा संबंधित धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। अनिवार्य धार्मिक तथा परीक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने श्री शिरूर मठ मामले 1954 में प्रस्तुत किया था। इस मामले में धर्म के अर्थ में धार्मिक प्रथाओं को शामिल करके धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाया गया था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा क्या है, इसका निर्धारण मुख्यतः उस धर्म के सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं के परीक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय, तो श्री आदि विशेश्वरवाद 1997 कोर्ट ने मंदिर के धार्मिक और लौकिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित किया। आचार्य जगदीश्वरानंद अवाद 2004 कोर्ट ने कहा कि कोई प्रथा धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या उस प्रथा के अभाव से धर्म के मौलिक स्वरूप में बदलाव होगा या नहीं। और शायरा बानुवाद 2017 तो कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को धर्म के मूल सिद्धांत के खिलाफ माना और कहा कि धर्म द्वारा केवल स्वीकृत या अप्रतिबंधित प्रथा को धर्म द्वारा स्वीकृत अनिवार्य या सकारात्मक सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत के संबंध में अधिसूचना जारी की। तो एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण इसके संचालन के लिए नियम जारी कर सकता है। इसके विषय में जानते हैं। तो 25 वर्ष की न्यूनतम सरकारी सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों की सेवा के औसत मूल वेतन का 50% प्रति माह पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष से कम लेकिन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा की स्थिति में कर्मचारियों को उनके सेवा काल के अनुपात में या न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, तो पेंशन धारक की मृत्यु होने पर उसकी मृत्यु से पहले पेंशन की 60% राशि उसके परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, तो न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मुद्रास्फीति से समायोजन, तो सुनिश्चित पेंशन पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर लागू होगा। सर्विस कर्मचारियों के समान ही अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक पर आधारित महंगाई राहत के रूप में समायोजन किया जाएगा। प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक के 1/10 भाग के बराबर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। ठीक है। यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना और एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और ओपीएस, इनके बीच अंतर देखते हैं। तो किन पर लागू होगा। यूपीएस पहले बात करते हैं। तो एनपीएस के अंतर्गत सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी, एनपीएस में 2004 के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य, ओपीएस सरकारी कर्मचारी केंद्र एवं राज्य। ठीक है। सुनिश्चित पेंशन सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%। एनपीएस में कोई निश्चित पेंशन नहीं, बाजार से जुड़ा रिटर्न और अंतिम प्राप्त वेतन का 50%। ओपीएस में कर्मचारी अंशदान वेतन का 10%। यूपीएस में एनपीएस में वेतन का 10% और ओपीएस में कोई अंशदान नहीं। एक मुश्त राशि का भुगतान, तो सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा यूपीएस में। एनपीएस का कोष का 60% एक मुश्त निकाला जा सकता है और ओपीएस में पेंशन का 40% एक मुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है पीएम श्री योजना। तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 5 राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा, राजस्थान, मेघालय और मध्य प्रदेश में पीएम श्री स्कूलों में छात्र नामांकन में लगभग 76% की वृद्धि देखी गई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय। प्रकार यह 2022 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अवधि 5 वर्ष यानी 22-23 से 2026 से 27 तक। उद्देश्य है केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का विकास करना। वित्त पोषण का पैटर्न, तो केंद्र और राज्य सरकारों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू व कश्मीर को छोड़कर 60:40 का अनुपात, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर के लिए 90:10 का अनुपात है और विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% का वित्त पोषण। ठीक है। ये बात की पीएम श्री योजना की। बात करते हैं विक्टोरिया झील की। तो शोधकर्ताओं ने विक्टोरिया झील की वीनैम खाड़ी
में साइनोबैक्टीरिया का आनुवांशिक सर्वेक्षण किया। यह ताजे जल की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसके साथ सीमा साझा करने वाले देश तंजानिया, युगांडा और केन्या है। इसके विषय में जानते हैं तो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले सूक्ष्म जीव है। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। ये धान और फलियों की खेती में नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करने में सहायक होते हैं। आर्कियन और प्रोटेरोजोइक युग के दौरान ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि साइनोबैक्टीरिया ताजे जल और समुद्री पर्यावरण में सघन व विषाक्त शैवाल प्रस्फुटन का कारण बन सकते हैं। यह परिघटना पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है और जल की गुणवत्ता को कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है नैनो यूरिया। तो एक हाल ही अध्ययन के अनुसार नैनो यूरिया के निरंतर उपयोग से चावल और गेहूं की पैदावार कम हो सकती है। इसका विकास इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ने किया है। यह नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नवोन्मेषी कृषि उर्वरक है। यह पौधों की नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करता है। इस उर्वरक में 4% नाइट्रोजन होता है। नैनो यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन के कणों का आकार 20 से 50 नैनोमीटर है। पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक सरफेस एरिया और कणों की अधिक संख्या होती है। इसके लाभ देखते हैं तो पौधे पोषक तत्वों को उच्च दक्षता से अवशोषित कर पाते हैं। खेतों से जल के साथ उर्वरक का रिसाव और गैस के रूप में उत्सर्जन को कम करके कृषि क्षेत्रकों से पोषक तत्वों के नुकसान को कम करता है। इस तरह यह पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। इसका भंडारण और परिवहन सुरक्षित एवं आसान है। नेक्स्ट है फेंटानिल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से किए जाने वाले आयात पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे अमेरिका ने फेंटानिल की तस्करी को कारण बताया। अमेरिका के अनुसार मेक्सिको और कनाडा के जरिए चीन अमेरिका में फेंटानिल की तस्करी कर रहा है। इसके विषय में जानते हैं। ये एक प्रभावी सिंथेटिक ओपियोइड है जिसे एनाल्जेसिक और एनेस्थीसिया के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित किया गया है। एनाल्जेसिक के रूप में यह मॉर्फिन से लगभग 100 गुना अधिक जबकि हेरोइन से 50 गुना अधिक प्रभावी है। ओपियोइड तो अफीम पोस्त में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त की गई दवाएं हैं। इनमें अफीम पोस्त में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ की नकल करके भी तैयार किया जा सकता है। सभी ओपियोइड एक जैसा काम करते हैं। वे मस्तिष्क और शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के एक क्षेत्र को सक्रिय करते हैं जिसे ओपियोइड रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये ओपियोइड रिसेप्टर्स मस्तिष्क और शरीर के बीच दर्द के संकेतों को रोकते हैं। नेक्स्ट है निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार परिदृश्य पर एक रिपोर्ट जारी की। हाउस होल्ड निवल वित्तीय बचत तो यह वित्त वर्ष 2023 के सकल घरेलू उत्पाद की 5.0% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 5.3% हो गई थी। भौतिक परिसंपत्तियों में बचत वित्त वर्ष 2023 की जीडीपी की 12.9% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 13.5% हो गई थी। वित्त वर्ष 2023 में सरकारी निवेश जीडीपी का 4.1% हो गया था जो वित्त वर्ष 2012 के बाद सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2023 में प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश बढ़कर जीडीपी का 11.9% हो गया था। यह वित्त वर्ष 2016 के बाद सबसे अधिक है। बाह्य वाणिज्यिक उधार परिदृश्य तो सितंबर 2024 तक कुल बकाया ईसीबी $190.4 बिलियन था। ईसीबी वास्तव में रेजिडेंट संस्थाओं द्वारा विदेशी कर्जदाताओं से लिया गया वाणिज्यिक ऋण है। फिर आता है पद्म पुरस्कार। तो गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की। ये पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में 3 निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए। ये पुरस्कार विविध विषयों गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों में दिए जाते हैं जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। फिर आती है हमारी हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने विद्युत नियम 2022 को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इन विशिष्ट नियमों को बनाने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य स्तर पर इनसे संबंधित आयोग को हरित ऊर्जा खुली पहुंच को विनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके विषय में जानते हैं। इन्हें खुली पहुंच के माध्यम से हरित ऊर्जा के उत्पादन, खरीद और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किया गया है। इनमें अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा को भी शामिल किया गया है। इन नियमों के तहत किसी भी उपभोक्ता को ऊर्जा खरीद की अनुमति दी गई है। हरित ऊर्जा खुली पहुंच के तहत लेन देन की सीमा 1 मेगावाट से घटकर 100 किलोवाट कर दी गई है।
इसका अर्थ है कि 100 किलोवाट की मांग वाले उपभोक्ता भी खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है एटिकोपाका गुड़िया। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के स्वागत समारोह में एटिकोपाका गुड़िया का प्रदर्शन किया गया। यह आंध्र प्रदेश के एटिकोपाका में 400 साल पुराना शिल्प है। इसे 2017 में आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। ये गुड़िया अंकुडू वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी अपने कम वजन और चिकने बनावट के लिए विख्यात है। इस शिल्प में कोई भारी धातु या विषाक्त वस्तु उपयोग नहीं की जाती है। प्राकृतिक तत्वों जैसे बीज, लाख, छाल, जड़ और पत्तियों से बनाई जाती है। एटिकोपाका खिलौने बनाने की प्रक्रिया को टर्न वुड लेकर क्राफ्ट या थारेनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सुर्खियों में राजस्थल हमारा जॉर्जिया, राजधानी है इसकी तिब्लिसी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं। यह ट्रांसकोकेशिया क्षेत्र में स्थित देश है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच अवस्थित है। सीमावर्ती देश है। इसकी सीमाएं उत्तर और उत्तर पूर्व में रूस से, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में अजरबैजान से तथा दक्षिण में आर्मेनिया व तुर्की से लगती है। सीमावर्ती जल निकाय है। इसके पश्चिम में काला सागर अवस्थित है। भौगोलिक विशेषताएं, उच्चतम बिंदु है माउंट शकरा 5068 मीटर। पर्वत श्रृंखलाएं हैं ग्रेटर काकेशस रेंज, लेसर काकेशस रेंज आदि। प्रमुख नदियां इंगूरी, रियोनी, मटकावरी, कोडोरी आदि। संघर्ष वाले क्षेत्र हैं अबखाजिया, दक्षिण ओसेशिया और अजरिया। ठीक है, बात की हमने जॉर्जिया की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।